है ना। उसके रिकॉर्डिंग में देखता हूँ, भेज दूंगा आपको। रिकॉर्डिंग है तो, लेकिन मैंने अभी सेंड नहीं किया है उसे। मैं भेज दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। वेक्टर यही सब पढ़ा है अभी हमने। हाँ चलो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो आपका डाउट था ना। पहले इसको बाद में करना आप इसमें। आपका जो डाउट है वो ये है, इस तरह का कुछ चीज। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक जैक। इस तरह से दो चीजें कनेक्टेड होती हैं। एक का क्रॉस सेक्शन एरिया नैरो होता है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया वाइड होता है। ऐसे ऐसे होता है ना। ये तो था। यहाँ पे हम कोई लोड लगा लेते हैं, है ना। और यहाँ पे हम एक कोई ले लेते हैं, बेसिकली आपका नैरो। तो यहाँ पे हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, और यहाँ से आप कोई डब्ल्यू लोड लिफ्ट करते हो, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो पास्कल्स लॉ वो यही तो है कि कहीं पे भी अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो विदाउट चेंज हर जगह पे वो ट्रांसफर हो जाता है। और लिक्विड में ऐसा होता है कि अगर इस तरह से दो चीजें कनेक्टेड हैं, है ना, एक नैरो है एक वाइड है, और दोनों में अगर लिक्विड का हाइट सेम है, आप सुन के दोनों में सेम लिक्विड सेम हाइट तक फिल्ड है, तो इसके बॉटम का प्रेशर दोनों केस में सेम होगा। कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो अगर इसकी हाइट एच है ना, तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा, है ना। और जितना प्रेशर यहाँ का होगा उतना ही यहाँ का होगा, अगर ये हाइट सेम है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई लिक्विड जो है वो ज्यादा है या कम है। क्योंकि आप थोड़ा ध्यान दो, इस तरह से ले लेंगे ना। आप ये देखो कि जब लिक्विड का आप बॉटम में प्रेशर लोगे ऐसे, तो ये एरिया कैपिटल ए है। भाई वेट की वजह से तो प्रेशर होगा। भाई वेट की वजह से तो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे जब मैं प्रेशर निकालूंगा, अभी पी नॉट फॉर अ टाइम बिंग भूल जाते हैं। तो जब मैं यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा वेट अपॉन एरिया, है ना। एरिया सपोज इसका कैपिटल ए है, तो जब मैं इस लिक्विड का वेट लूंगा, वो वेट भी तो ज्यादा होगा। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो बाई ए भी करेंगे तो ए वाला एरिया तो कैंसिल हो जाएगा ना। प्रेशर की वैल्यू रो जी एच ही होगी। चाहे आप यहाँ ले लो, यहाँ का एरिया आपने स्मॉल ए ले लिया, तो फिर जब मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो वही लिखूंगा मैं, एम जी अपॉन एरिया। अब जब एम लेंगे तो अब इस लिक्विड का वेट लेंगे, तो इस लिक्विड का वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से ए एरिया वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया ना। तो लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। जितना प्रेशर यहाँ का होगा उतना ही यहाँ का होगा, जितना यहाँ का होगा उतने सेम लेवल पे यहाँ का होगा, जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो विदाउट चेंज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने प्रेशर अप्लाई किया है वो एफ अपॉन स्मॉल ए होगा, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो डब्ल्यू अपॉन कैपिटल ए होगा। प्रेशर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। हाँ, तो इसलिए एरिया वाला टर्म ओके। हो जाता है एक्चुअली में, इसलिए हम ऐसे लेते हैं। तो एरिया से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप फोर्स अपॉन एरिया करोगे ना, तो मास में भी तो एरिया वाला टर्म आ जाएगा, तो एरिया वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है ना। चलो, तो इसके बाद आज क्या करेंगे ना, विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ, है ना। डाउट्स भी आप ऐसे वीकेंड्स पे ही पूछ लिया करो। पहले भेज दो ग्रुप में कि ये मुझे डाउट सही है, समझना है, क्योंकि अभी आपकी कोई डाउट क्लास तो लग नहीं रही है ना, तो हम वीकेंड्स पे ही डाउट कर लेंगे, है ना। तो हमने कैलकुलस खत्म किया था लास्ट क्लास में, है ना। तो आज कैलकुलस को ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आज कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करके नेक्स्ट क्लास से हम मोशन स्टार्ट करेंगे, है ना। कि नेक्स्ट क्लास से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट द एस सी वर्मा मोशन। तो एस सी वर्मा में हमने दो टॉपिक कर लिए हैं, है ना। तो आप भी खुद से भी कर लेना। दैट इज द इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। एंड दूसरा टॉपिक आपने पढ़ लिया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, है ना। अगला टॉपिक आपका काइनेमेटिक्स है, वही मोशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ये काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे, है ना। तो उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे देखते हैं कितना होता है। मतलब पता होना चाहिए आपको आपने क्या क्या कर लिया है, ताकि फर्दर आप कभी एस सी वर्मा दोबारा करो तो आपको ये पता हो तो मैंने किया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा लाइट लगेगी वो कि ये मैं कर चुका हूँ, अब इतनी तो मुझे करना है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसलिए नॉर्मली हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया है इसको सॉल्व करके इसका आंसर भेजो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी। वेट फॉर मोमेंट, मैं भी आंसर चेक कर रहा हूँ।
हाँ सही आंसर होगा आपका। उत्कर्ष निकल सही आंसर आपका। बाकी मैं चेक करूंगा, बाकी लोगों को भी सॉल्व करने दो। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोई नंबर्स आएंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन है। हाँ उत्कर्ष आपका आंसर सही नहीं है, युग शर्मा का आंसर सही है। हाँ उत्कर्ष साहब आपका आंसर सही है। हाँ देखो, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। काफी लोगों का वैसे आंसर सही आया है कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इंटीग्रेट कर लोगे, है ना। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले dt और इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इस लिमिट के बारे में नहीं सोचते हैं। यहां से आपका आ गया 3 × dt प्लस 2t dt आ गया, है ना। दोनों को अलग अलग कर लिया हमने, स्प्लिट कर दिया ऐसे। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया, प्लस आपका 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt हो गया। तो आपको होता है dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो 3t आ गया, प्लस t² / 2 आ गया, 2 कैंसिल आ गया। तो अल्टीमेटली आपका ये आपका आ गया 3t प्लस t², ये आपका आंसर, है ना। तो एक चीज आ गई आपकी 3t प्लस क्या हो गया, इसलिए आपकी t² आ गया है ना। अब हम लिमिट की बात करेंगे। वही ये होने के बाद हम इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट आपका 1 से 5 है, तो पहले टाइम की जगह पे आपको 5 पुट करना है। तो पहले टाइम की जगह पे आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, 5। तो 3 × 5 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस करके अब टाइम की जगह पे लोअर लिमिट 1 पुट कर देंगे। तो 3 × 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। तो सॉल्व कर लो इसे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 34 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 34 है। हमेशा डेफिनेट में कोई फंक्शन नहीं आता है, बल्कि नंबर्स आ जाएंगे। तो ये आप सब आपको पता है कि पहले तो नॉर्मल इंटीग्रेट करना है, तो अलग अलग कर लेंगे,
फिर कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, dt का t होता है, और t dt का इस रूल से x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट होता है। क्योंकि डेफिनेट है इसलिए कांस्टेंट मैंने नहीं लिया है ना, मुझे पता है कि डेफिनेट है इसलिए कांस्टेंट नहीं लिखा है मैंने, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला को यूज करके हमने ये लिख लिया है ना, तो इसलिए हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे किया हमने, सर 34 आएगा या 36? सॉरी 36, आंसर इज 36, 36 आंसर करेक्ट है आपका, है ना। कि 36 आंसर जो है वो सही है, ये आपका लगेगा। चलो इसको सॉल्व कर लो जरा, क्या आंसर आ रहा है। हाँ युग शर्मा सही है, मैं चेक करूंगा एक बार, वैसे मेरे पास भी इसका भी आंसर नहीं है, मैं चेक कर लूंगा इसका।
चलो मैं चेक करता हूँ एक बार ना, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। देखो इसमें भी स्प्लिट कर लेंगे, पहले पहले तो अलग अलग कर लो और सिंपल इंटीग्रेट कर दो। x की पावर 3/2 dx प्लस यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 ex dx, है ना। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसमें तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो उसको तो ऐसे ही छोड़ दो आप। इसमें एक कांस्टेंट 2 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 ex dx आ गया, है ना। अब इसके बाद आपको पता है पावर रूल से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा x⁻³ + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1, और e की पावर x का वही रहता है, 2e की पावर x ही हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेट करके आपका आ जाएगा 2/5 x⁻5/2 प्लस 2e की पावर x। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन आ गया। अगर ये लिमिट नहीं दी होती तो इसका आंसर होता प्लस कांस्टेंट कर देते हम, लेकिन अब लिमिट दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे ऐसे, और लिमिट जो दी हुई है 0 से 1 दी हुई है, तो पहले x की जगह पे 1 पुट कर देंगे हम। जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/5 1⁵ है ना, प्लस, है ना, 2e की पावर 1। ये तो अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसको ध्यान रखना ये 0 नहीं होगा, है ना। 0 प्लस 2e⁻0 आ जाएगा, और e⁻0 जो होता है वो 1 होता है ना। तो अल्टीमेटली आप देखो इससे क्या आ गया, अल्टीमेटली अगर हम देखें तो यहां से आपका आ गया 2/5 + 2e, है ना, माइनस यहाँ पे एक 1 2 बच गया, -2 बच गया आपका इस तरह से, है ना। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2e माइनस, है ना, 8/5 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा, है ना, कि 2b माइनस 8/5 आपका आंसर आ गया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा अल्टीमेटली आपका ये आ गया। तो आपको कोई पैनिक नहीं करना है, कि कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये आपका आ गया 2e माइनस 8/5। जो रूल्स है उसको यूज करते जाएंगे भाई, ये तो पावर रूल से किया मैंने, n+1 डिवाइड बाई n+1, ये मुझे फॉर्मूला पता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। यहाँ तक ये चीजें आ गई, फिर लिमिट पुट कर दिया, x की जगह पे 1, फिर x की जगह पे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये वाले टर्म में 2 बच जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका ये आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हाँ, इसको सॉल्व कर दो, एरिया अंडर द कर्व। उस दिन मैंने डिस्कस किया था एरिया कैसे निकालते हैं हम, ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसका तो ऑप्शन आ जाना चाहिए आपको।
हाँ आयुष शर्मा, आंसर सही है आपका। हाँ उत्कर्ष कुमार सही है आपका आंसर। ओके, है ना, काफी लोगों ने निकाल दिया वैसे तो आंसर। हाँ पराक्रम सही है आपका आंसर, है ना, योर आंसर इज करेक्ट। मीटिंग ऑफ होगी तो रिज्वाइन मत करना आप। मीटिंग ऑफ मतलब क्लास ओवर हो गई। नेक्स्ट क्लास में फिर लंबी क्लास और लेंगे जब मोशन स्टार्ट होगा तो। चलो इसको मैं बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं होता है। एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ये मैंने आपको सिखाया था कि एरिया अगर निकालना है तो हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं, अदरवाइज तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि कर्व के अंडर का एरिया कैसे निकालेंगे हम। तो हम लिखेंगे एरिया का जस्ट मतलब ये हो जाएगा, अगर एरिया मुझे निकालना है इसका मतलब निकालना है मुझे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, है ना। और लिमिट भी दी हुई है, एक्स की वैल्यू 0 से लेके एक्स की वैल्यू 2 तक, तो 0 से 2 तक लिमिट आपका आ गया। और वाई इक्वल टू ये दिया हुआ, ये पुट कर दो यहाँ पे। जैसे हम वाई इक्वल टू ये पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 3x², है ना। इस चीज को आपको इंटीग्रेट करना है ना, कि भाई आपको जो इंटीग्रेट करना है उस चीज को इंटीग्रेट करना है x³ प्लस 3x² इंटू डी एक्स। और इसमें जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से 2 है। तो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे इसको पहले स्प्लिट कर दो आप, तो स्प्लिट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x³ इंटू डी एक्स, प्लस इसको हम स्प्लिट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² डी एक्स आ जाएगा। x³ की जो लिमिट होगी वो 0 से 2 हो जाएगी, और x² डी एक्स की भी लिमिट 0 से 2 हो जाएगी। x³ डी एक्स का जो होगा वो x4/4 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 3 इंटू x³ बाई 3।
3 कैंसिल, ये इंटीग्रेट हो गया। अब लिमिट पुट करना है आपको, तो एक्स क्यूब का dx का इंटीग्रेशन x4/4 हो जाएगा, और ये x² 3 होगा तो कैंसिल हो गया। अब आपको लिमिट पुट करने के लिए इसको ब्रैकेट में ले आओ, x4/4 प्लस x3, और लिमिट आपकी है 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक। तो पहले x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2⁴/4 प्लस 2⁵3 माइनस, पूरा जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा इनफैक्ट, ये है ना, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से आपका आ गया, आप चेक कर लो, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे आपका जो बचेगा वो 4 बच जाएगा, तो अल्टीमेटली 12 आ गया। तो एरिया जो होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। तो ऐसे निकालना है आपको एरिया। एरिया का मतलब है आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द एरिया अंडर द कर्व, है ना। ये चीजें आपको क्या करनी है, बेसिकली आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम कर सकते हैं इससे। हाँ, ये कर सकते हो आप सॉल्व। बस एक मैं हिंट दूंगा कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में। मतलब फोर्स की वैल्यू को हम अब तक कैसे लिखते थे, डेल्टा P/डेल्टा T, लेकिन इंस्टेंटेनियस जब निकालेंगे ना फोर्स, तो इसी को हम लिख देंगे dP/dt, वेयर P इज मोमेंटम। P इसमें क्या है, बेसिकली आपका मोमेंटम है। हाँ, तो dV/dt से आपको निकालना है। नेक्स्ट क्लास में श्योर आई विल स्टार्ट द मोशन। नेक्स्ट क्लास में अब डिले नहीं करूंगा मैं।
ये तो आ जाना चाहिए आंसर तो आपके पास, है ना। ये तो आसान सा आंसर है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है आपको, अपने आप आंसर आ जाएगा ये। अभी मैंने बोला फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ उत्कर्ष, सही आंसर आपका, है ना, सही है। मैं बताया था आपको, क्योंकि फिर मीटिंग ऑफ हो जाएगी आपकी। जैसे पी आया है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डीपी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करके क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है। इधर अपना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसमें, तो टी स्क्वायर का 2t होता है, टी का 1 होता है, 2 इंटू 1 आ जाएगा, और 1 का 0 होता है। भाई टी स्क्वायर का 2t, 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, टी का 1 होता है, और 1 का क्या होता है, 0 होता है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 2 इंटू टी प्लस 1, है ना। ये यही चीज फोर्स होती है। फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और रेट ऑफ चेंज हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। अब ये कब पूछा वो देख लो, यू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। टाइम की वैल्यू 2 सेकंड में निकालना, तो 2 सेकंड यहाँ पुट कर दो, है ना, कि टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, इसलिए आपका 2 सेकंड्स, है ना। तो 2 सेकंड्स यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो जैसे 2 सेकंड पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा, मतलब 6 न्यूटन आ गया, है ना। कि जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 6 न्यूटन। मीन से ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन को क्या करोगे, यूज करोगे, है ना। तो बहुत एप्लीकेशन है इसका फिजिक्स में, है ना, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। वेक्टर एंड कैलकुलस का फिजिक्स में बहुत यूज है। वेक्टर एंड कैलकुलस, ये दो चीजें फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है ना। मैथमेटिक्स की ये दो चीजें जो है, ये फिजिक्स में बहुत यूज होती है। ये आपको किसी भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आना चाहिए, है ना। ये हम कर सकते हैं इस तरह से।